हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग संघवाद से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो घटना चक्र प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बनी हुई है घटना चक्र के नाम से। तो आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर ये हेल्पफुल होगी। तो संघवाद से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कथन और कारण से। कथन दिया गया है संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, और कारण दिया गया है यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो राइट आंसर बताइए कूट में से देखकर क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही यहाँ पर सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। संघीय व्यवस्था में संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य विभाजन होता है। शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी अगर विवाद हो जाते हैं तो उन विवादों का निष्पक्ष रूप से समाधान कौन करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। तो कथन दिया गया है आपके सामने, संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। कारण दिया गया है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें शामिल क्या है? युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। तो कूट में से राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अनेक ऐसे बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि केंद्र शक्तिहीन होगा तो वह उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा। भारत एवं अमेरिका सहित सभी संघात्मक प्रणालियों में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, आर्थिक सहायता एवं दलीय राजनीति के कारण केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली बनी हुई हैं। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 यहाँ पर सही है। शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण अधिक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं विद्यमान है। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है या फिर संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत संविधान होता है, इसलिए यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका या फिर केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघीय शासन की क्या विशेषता है? केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता या फिर न्यायालयों का प्राधिकार। तो भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण क्या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एकात्मक सरकार भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। भारतीय संघवाद के अनिवार्य लक्षणों में एकात्मक सरकार सम्मिलित नहीं है। भारत में दोहरी सरकार है, राज्य की सरकार एवं केंद्र की सरकार। इन दोनों सरकारों के मध्य ही शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों ही सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 7 शब्द फेडरलिज्म फोर्डस से ग्रहण किया गया है, यह किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। तो जो फेडरलिज्म शब्द है वो किस भाषा के फोर्डस से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैटिन। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस से ग्रहण किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय या फिर लिखित संविधान। तो अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। अमेरिका संविधान में शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व तथा लिखित संविधान आदि विशेषताएं हैं, किंतु न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय इसकी विशेषता नहीं है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो कि 1787 में हुआ था के माध्यम से अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? लिखित संविधान, संघात्मक संविधान, अवरोध एवं संतुलन का संबंध, सरकार के 3 अंगों के मध्य, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अत्यधिक संक्षिप्त संविधान। मात्र 7 अनुच्छेद थे मूल संविधान में अमेरिका के। अनम्य संविधान, प्रतिनिधि गणराज्य, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति विभाजन का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, जनता की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता, लूट प्रथा यानी स्पॉयल सिस्टम और दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 9, संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है? लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता की, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत की, या फिर मौलिक अधिकार और कर्तव्य की। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए? संघीय व्यवस्था में प्राय किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की संघीय व्यवस्था में प्राय आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार, या फिर शक्तियों का विभाजन। तो कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ से अलग होने का अधिकार संघवाद की विशेषता नहीं है। संघ से विलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में इकाइयों को यह अधिकार प्राप्त था। दोहरी नागरिकता के संबंध में यह विवाद का विषय है कि इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं। भारत और कनाडा में इकहरी नागरिकता है, फिर भी संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। इस संबंध में यह माना जाता है कि दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता तो है, परंतु मूल विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। तो सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन सा देश है? अमेरिका। सहयोगी संघवाद का उदाहरण अमेरिकी संघ है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? मॉरिस जोन्स, केसी वेयर, लिविंगस्टोन या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन। तो भारतीय संघवाद को कौन सहयोगी संघवाद कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र ही बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तो किस आधार पर दोनों के बीच समानता पाई जाती है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली में 3 विशेषताएं अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता का अस्तित्व ताकि संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद पैदा होने पर उनका समाधान कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए?
ऑप्शन नंबर बी एक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो भारतीय संघ को किसने सौदेबाजी का संघ कहा है? मॉरिस जोन्स ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, मॉरक्स एफ फ्रांडा ने या फिर केसी वियर ने? तो भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है मॉरिस जोन्स ने, और सहयोगी संघवाद किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। मॉरिस जोन्स ने अपनी कृति इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार विधि निर्माण का कार्य अपने क्षेत्राधिकार में करती है। इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कानूनी अधिकारों में सामंजस्य भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रक्रम में दोनों के बीच सौदेबाजी भी चलती रहती है। तो सौदेबाजी का संघ किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रेट ब्रिटेन? तो कहाँ पर एक संघीय व्यवस्था नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत में संघात्मक व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक है, अमेरिका में संघात्मक है, ब्रिटेन में संघात्मक है। तो कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में संघात्मक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या फिर प्राचीनतम संघवाद? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जाता है। केसी वियर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में हमारे संविधान को परिसंघीय बताया। केशवानंद भारतीयवाद में परिसंघीय संरचना को आधारभूत लक्षण माना गया। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने भी भारतीय संघवाद को परिसंघीय माना है, ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय माना है। अतः भारतीय संविधान परिसंघीय क्वासी फेडरल है। प्राचीनतम संघवाद का उदाहरण अमेरिका में मिलता है, वह संघवाद की जननी है। तो सरकारी आयोग कब गठित की गई? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? तो भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है इसमें से? राष्ट्रपति का नेतृत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति का नेतृत्व किसी भी शासन प्रणाली में संभव है, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान? तो किस में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। क्वेश्चन नंबर 21, मैच करना है आपको और नीचे आपको कूट दिए गए हैं, देखिए। कैबिनेट शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण, यानी शक्तियों का एक जगह पर केंद्रीकृत होना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? यानी दोनों ही है वहाँ पर, संसदीय भी और अध्यक्षीय भी। ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय दोनों तरह की सरकारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ, वह फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में समन्वय स्थापित कर अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है आपको बताना है। क्या ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है और आधुनिक संघवाद का जनक भी अमेरिका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था या फिर सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। तो इसे क्या कहा जाएगा, सहकारी संघ व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य परस्पर सहयोग, निर्भरता एवं सामंजस्य हो, वह सहकारी संघ व्यवस्था कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, जो मानते हैं राज्यों को उन्हें क्या कहा जाता है, समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या फिर बहुलवादी? तो उन्हें क्या कहा जाता है, बहुलवादी। बहुलवादी विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। 20वीं सदी में बहुलवाद का उद्देश्य संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों के अनुसार राज्य कितना भी गरिमामय एवं शक्तिशाली हो, परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से ही एक है। बहुलवादी ना तो अराजकतावादियों और श्रम अधिपत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं और ना ही वे राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। वे राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है। वे राज्य एवं समाज को पर्यायवाची नहीं मानते। इनके अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता में समाज के अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए। लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य संघों का संघ है, किसने कहा है? अरस्तु ने, हॉब्स ने, लॉक ने या फिर लास्की ने? तो राज्य संघों का एक संघ है, ये कहा है अरस्तु ने। राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। अरस्तु ने राज्यों को संघों का संघ कहा है। संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता पूरी तरह उचित और व्यवहारिक संवैधानिक प्रावधानों के जरिए संघ में शामिल होने वाले इकाई राज्यों को एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता की गारंटी देना है। क्वेश्चन नंबर 27, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर हेनरी मेन? तो किसने शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था थी। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रीस के सोफिस्ट विचारकों ने किया था। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था और मनुष्यों के मध्य हुए समझौतों का फल माना तथा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 13वें संशोधन, 14वें संशोधन, 15वें संशोधन या फिर प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा? तो बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका संविधान में जोड़ा गया था वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा।
1789 ईस्वी में प्रवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार पत्र सम्मिलित नहीं था, परंतु जनता की मांग पर 1791 ईस्वी में संविधान में 10 संशोधन हुए, जिनमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया। इन्हीं संशोधनों के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो आज हमने संघवाद से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हमने किया। आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, जो भी पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, नेट का एग्ज़ाम हो या आपको कोई भी सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये आप ही को हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।